अगर आपका घर धुंध से घिरा हो तो आप क्या करेंगे? धुंध जहरीली होती है और एक बार जब लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं तो वे तुरंत मर जाते हैं। मूवी एप चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ड्रामा और रहस्य फिल्म लेकर आऊंगा। एक साथ जुड़। लगभग 1 घंटे पहले शहर में भूकंप आया था, जिससे शहर भर में बिजली गुल हो गई थी और मैथ्यू, जो दूसरी मंजिल पर रहता है, स्थिति की जांच करने के लिए सड़क पर चला गया। तब मैथ्यू घबरा गया। उसने देखा कि जमीन से बड़ी मात्रा में जहरीली धुंध निकल रही है और कुछ लोग धुंध में सांस लेने के कारण जमीन पर गिर गए थे। कोहरा सड़कों पर बेतहाशा फैल गया। जमीन पर मौजूद हर चीज को निगल रहा था और हर कोई बदहवास होकर भाग रहा था। जल्द ही धुंध इमारतों में घुस गई और मैथ्यू तुरंत अपनी पत्नी अन्ना को स्थिति बताने के लिए घर गया और फिर उसके साथ आश्रय के लिए शीर्ष मंजिल पर भाग गया। उन्होंने अपने पड़ोसी के अपार्टमेंट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें एक मिलनसार वृद्ध जोड़ा लुसियन और पोलेट रहते थे, और उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। बालकनी में आकर वे पाते हैं कि सड़क धुंध से भर गई है और ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ रहे हैं। बेहतर दृश्य देखने के लिए मैथ्यू छत पर चढ़ जाता है, जहां उसे पता चलता है कि पूरा पेरिस शहर घने कोहरे से ढका हुआ है। फिर मैथ्यू सीढ़ियों पर जाता है और धुंध को छूता है। कोई जंग नहीं है और उसे कुछ भी गंध नहीं आती है। वे यहाँ अस्थायी तौर पर सुरक्षित हैं, लेकिन उनकी बेटी दूसरी मंजिल पर फंसी हुई है। उनकी बेटी सारा एक बहुत ही दुर्लभ बीमारी से पीड़ित है और उसे सबसे साफ हवा में सांस लेनी पड़ती है, इसलिए वह सालों से घर में एक सीलबंद कैप्सूल में रह रही है। और सीलबंद कैप्सूल का मुख्य कार्य हवा को फिल्टर करना है। हालांकि पावर आउटेज ने कैप्सूल के बैटरी मोड को सक्रिय कर दिया है। बैटरी केवल कुछ घंटों तक ही चल सकती है। समय आने पर मैथ्यू को कैप्सूल के लिए बैटरी बदलने की आवश्यकता होगी, लेकिन यहाँ से दूसरी मंजिल तक पहुंचने में 4 मिनट लगते हैं और इतनी देर तक वह अपनी सांस रोक नहीं सकता है। मैथ्यू को अचानक याद आया कि 5वीं मंजिल पर रहने वाले दमा की मरीज के पास ऑक्सीजन टैंक और मास्क है। अपनी बेटी को बचाने के लिए वह पाइप से नीचे उतरता है, गहरी सांस लेता है और फिर धुंध में चला जाता है। वह अपार्टमेंट के अंदर जाने के लिए खिड़की तोड़ता है, जहां वह दमा से पीड़ित व्यक्ति को मृत पाता है। मैथ्यू बहुत घबराया हुआ है और जैसे ही उसकी सांसें खोने वाली होती है, वह ऑक्सीजन टैंक और मास्क ढूंढने में कामयाब हो जाता है। वह जल्दी से मास्क लगाता है, कुछ तेज सांसें लेता है, फिर ऑक्सीजन टैंक अपनी पीठ पर रखता है और जाने की तैयारी करता है। अचानक उसे कुछ सुनाई देने लगता है। वह एक दरवाजा खोलता है और एक पिल्ला बाहर निकलता है। जाहिर है ये पिल्ला धुंध से प्रतिरक्षित है, लेकिन अजीब बात यह है कि पिल्ला की मां मर चुकी है। फिर वह घर लौटता है, सीलबंद कैप्सूल के लिए एक नई बैटरी बदलता है और अपनी बेटी को आश्वस्त करता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वह ये देखने के लिए बाहर जाने का फैसला करता है कि क्या हो रहा है, और वहां सड़कों पर पीड़ितों के शव पड़े हुए थे। तभी उसने सैनिकों के एक समूह को जीवित बचे लोगों के साथ बाहर निकलते हुए देखा। सैनिकों को भी नहीं पता कि धुंध कहां से आती है, लेकिन उनमें से एक मैथ्यू को एक बेहतर मुखौटा देता है। सैनिक मैथ्यू को अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन मैथ्यू मना कर देता है क्योंकि उसे अपनी बेटी को बचाने के लिए रुकना होगा, और दयालु सैनिक उसे एक अतिरिक्त मुखौटा देता है। शीर्ष मंजिल पर वापस सीढ़ियों पर पहले बने निशानों के अनुसार मैथ्यू ने देखा कि धुंध अभी भी बढ़ रही है और इस दर पर जगह जल्दी या बाद में बाढ़ आ जाएगी। अगले दिन भी उन्हें इस आपदा पर कोई सरकारी प्रतिक्रिया नहीं दिख रही है। वे अब इस तरह इंतजार नहीं कर सकते। वे सारा की दोस्त चार्लोट के घर भागने का फैसला करते हैं, जो पहाड़ियों में रहती है। चार्लोट को भी यही सिंड्रोम है, इसलिए सारा अपना कैप्सूल साझा कर सकती है। लेकिन उनकी बेटी को बाहर जाने के लिए एक सीलबंद सूट की जरूरत है और वह उपकरण केवल शहर की प्रयोगशाला में उपलब्ध है, इसलिए जोड़े ने इसे एक साथ लेने का फैसला किया। लेकिन रास्ते में उनकी मुलाकात एक खूंखार कुत्ते से हो गई। दंपति अपनी जान बचाने के लिए सड़कों पर भाग रहे हैं, जबकि खतरनाक कुत्ता उनका पीछा कर रहा है। कम दृश्यता के कारण मैथ्यू गलती से नदी में गिर जाता है और तेज पानी उसे तेजी से बहा ले जाता है। कुत्ता रुकता नहीं है और अन्ना पर हमला करने के लिए मुड़ता है, जो एक बस में भाग जाती है और कुत्ता दौड़कर अंदर चला जाता है। सौभाग्य से पट्टा एक सूटकेस में फंस गया है। एना तुरंत खिड़की से बाहर कूद जाती है। वह मैथ्यू को खोजना चाहती है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उसे अपनी बेटी को जल्द से जल्द बचाने के लिए सीलबंद सूट ढूंढना होगा। सौभाग्य से मैथ्यू डूबा नहीं और वह नदी से ऊपर चढ़ गया। कुछ क्षण बाद युगल फिर से प्रयोगशाला भवन के पास मिलते हैं और फिर वे प्रयोगशाला में प्रवेश करते हैं। कुछ खोज के बाद अंततः उन्हें सीलबंद सूट मिलता है। जैसे ही वे जा रहे थे, एक अप्रत्याशित विस्फोट हुआ और मैथ्यू के कपड़ों में आग लग गई। एना आग बुझाने में मदद करने के लिए दौड़ती है, लेकिन मैथ्यू की ऑक्सीजन ट्यूब आग से क्षतिग्रस्त हो जाती है, इसलिए उनके पास ऑक्सीजन साझा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वे सीलबंद सूट को लैब बिल्डिंग की सबसे ऊपरी मंजिल पर ले जाते हैं और यहाँ अस्थायी ब्रेक लेने का फैसला करते हैं।
मैथ्यू की त्वचा गंभीर रूप से जल गई थी और अन्ना ने उसे एक साधारण टट्टी दी। एक छोटे से ब्रेक के बाद वे घर जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन बची हुई ऑक्सीजन 2 लोगों के लिए पर्याप्त नहीं है। मैथ्यू ने अन्ना को सीलबंद सूट लेने और पहले घर जाने के लिए मना लिया। हालांकि एना उसे पीछे नहीं छोड़ना चाहती, लेकिन उसे अपनी बेटी की खातिर ऐसा करना होगा। फिर अन्ना समय के विरुद्ध दौड़ शुरू करती है। बाद में मैथ्यू छत पर चढ़ जाता है और घर जाने के लिए घरों की छतों का उपयोग करने की कोशिश करता है। कुछ ही देर बाद वह छत पर बने पार्किंग स्थल पर पहुंचता है, जहां जमीन पर खून का एक लंबा निशान है। उसे पता चलता है कि यहाँ अभी अभी एक हत्या हुई है। वह सावधानी से चारों ओर जांच करता है और कोने में बहुत सारा भोजन पाता है और उसे ये देखकर आश्चर्य होता है कि यहाँ एक ऑक्सीजन मास्क है। मैथ्यू तुरंत उपकरण लगाता है और घर जाने की तैयारी करता है। अचानक एक पुलिसकर्मी अंदर आता है और शायद वही हत्यारा है। पुलिसकर्मी मैथ्यू को अपनी बंदूक तक पहुंचने के दौरान मास्क उतारने का आदेश देता है। मैथ्यू चुपके से ऑक्सीजन टैंक का वाल्व खोलता है, फिर मास्क लगाता है और उसकी ओर दौड़ता है। पुलिसकर्मी बंदूक तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन उसका गला घूम लिया जाता है। मास्क न पहनने के कारण उसे जल्द ही जहर देकर मार दिया गया। इस बीच अन्ना लगभग घर पहुंच चुकी है, लेकिन उसकी ऑक्सीजन खत्म हो गई है। एना अपना मुखौटा उतारती है, अपनी सांस रोकती है और बड़े बक्से को सीढ़ियों से ऊपर खींचती है। अंत में वह सफलतापूर्वक धूम से बाहर निकल जाती है। जब वह बक्सा खोलती है, तो उसे पता चलता है कि पिछले विस्फोट ने सीलबंद सूट को गंभीर नुकसान पहुंचाया है और इसके बिना उसकी बेटी सारा के बचने की कोई संभावना नहीं होगी। इससे भी बुरी बात यह है कि सीलबंद कैप्सूल की बिजली फिर से खत्म होने वाली है और उसे तुरंत अपनी बेटी के लिए बैटरी बदलने जाना होगा। बिना मास्क के वह एक गहरी सांस लेती है और नीचे की ओर भागती है। जिस समय सीलबंद कैप्सूल की बैटरी खत्म हो जाती है, धुंध कैप्सूल पर आक्रमण करना शुरू कर देती है। एना समय पर पहुंचती है और तुरंत बैटरी बदल देती है। बिजली बहाल होने के बाद अंदर की धुंध निकल जाती है। सारा अपनी माँ से पूछती है कि उसने मास्क क्यों नहीं पहना है। एना उसे उत्तर नहीं दे पाती। वह अपनी बेटी की ओर देखती है, फिर अनिच्छा से चली जाती है। घंटों बाद मैथ्यू घर लौटता है और अपनी बेटी से सब कुछ सीखता है। वह उत्सुकता से अपनी पत्नी की तलाश में ऊपर जाता है। दुर्भाग्य से उसकी बरी दे दी गई है। अपनी बेटी के लिए उन्हें वह सब कुछ किया जो वह कर सकती थी। जब सारा अपनी माँ के बारे में पूछती है, तो मैथ्यू नहीं जानता कि कैसे उत्तर दे। बाद में वह अपने भागने के रास्ते की योजना बनाना शुरू कर देता है। अचानक फिर से भूकंप आता है, जिससे धुंध और भी तेजी से बढ़ने लगती है। जाहिर है अब यहाँ सुरक्षित नहीं है। मैथ्यू को एक गिरी हुई वैन याद आती है, जिसमें एक खतरनाक सूट था। उसने इसे तब देखा जब वह घर लौट रहा था। वह लुसियन को बताता है कि वह एक खतरनाक सूट और मास्क ढूंढने जा रहा है और वह किसी को भी पीछे नहीं छोड़ेगा। लेकिन लुसियन ने मुस्कुराते हुए उसे अस्वीकार कर दिया। वह कहता है कि भगवान हमेशा उनके प्रति उदार रहे हैं, उनका जीवन बहुत अच्छा रहा है और यह अपार्टमेंट उनका अंत है। बूढ़ा जोड़ा शांति से बिस्तर पर लेटा हुआ है, हाथ पकड़कर अपने जीवन के अंत का इंतजार कर रहा है और वे अनुग्रह के साथ इस दुनिया को छोड़ देते हैं। सड़क पर आकर मैथ्यू को तुरंत वैन मिल जाती है और उसे खतरनाक सूट मिल जाता है। तेजी से घर लौटने के लिए उसे सड़क के किनारे एक स्कूटर मिलता है। फिर वह जितनी तेजी से हो सके घर चला जाता है। अप्रत्याशित रूप से एक लड़का उससे बचने के लिए अचानक बाहर भागता है। मैथ्यू जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जागने के बाद उसने पाया कि उसके सिर पर गंभीर चोट लगी है। वो उठने के लिए संघर्ष करता है और लंगड़ाते हुए घर जाता है, लेकिन दर्द असहनीय होता है और उसे कुछ कदम चलने के बाद ही आराम करने के लिए बैठना पड़ता है। वह अपनी बेटी को वॉकी टॉकी पर बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। वह निराशा में है। अचानक 2 लोग बिना मास्क के धुंध से बाहर आते हैं, लेकिन अप्रभावित रहते हैं। वे उसकी बेटी सारा और उसकी दोस्त नूह हैं, जो एक ही बीमारी से पीड़ित हैं। जाहिर है ये बीमारी उन्हें धुंध से बचा सकती है। सारा दौड़कर उसके पास गई और 12 साल में पहली बार दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। कहानी के अंत में मैथ्यू जागता है और खुद को सारा के मेडिकल कैप्सूल में पाता है। उनकी भूमिकाएं उलट जाती हैं। सारा अब उसकी देखभाल करती है।